नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। 2022 में उत्तर प्रदेश का सम्राट कौन बनेगा, कौन सत्ता पर एक बार फिर से, यानी कि बीजेपी के बारे में जो दावे बीजेपी कर रही है अपने बारे में कि एक बार फिर से वो सत्ता पर काबिज होगी, क्योंकि जनता का पूरा समर्थन बीजेपी को मिलता दिख रहा है। जिस तरह से पूर्वांचल में आज हवा दिखी, बड़ी बड़ी सौगातें पीएम मोदी की तरफ से दी गई और ऐसा लगा कि आज मंगलवार पूरी तरह से मंगलमय हो गया हो पूर्वांचल के लिए। यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश को साधने के लिए पूर्वांचल के रास्ते का एक बड़ी प्राथमिकता के साथ बीजेपी ने इसको चुना है। वहीं अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में अखिलेश यादव और जयंत एक साथ एक मंच पर दिखे और उन्होंने हुंकार भरी, उन्होंने ललकारा कि किसी भी तरीके से बीजेपी की सत्ता को उखाड़ फेंकना है। लेकिन क्या इतना आसान है? उनके दावे में कितना दम है? तो जानेंगे पूरब से पश्चिम तक का पूरा गणित, पूरा हिसाब किताब, पूरी पॉलिटिक्स, पूरी राजनीति। लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। पूरब में योगी मोदी की सौगात, पश्चिम में अखिलेश जयंत की ललकार, चुनाव से पहले जनता को साधने की तैयारी। यूपी की सियासत अब बदल रही है। यूपी के जर्रे जर्रे में सभी पार्टियों की दस्तक होने लगी है। मंगलवार को पूर्वांचल की झोली को पीएम मोदी और सीएम मोदी ने सौगातों से भर दिया और मंगलमय कर दिया। दशकों तक जिसके लिए 5-5 सरकारों ने हामी भरने के बाद अंततः इसे असंभव बनाया था, उसे नामुमकिन बनाया था, लेकिन उसे संभव बनाने और उसे अपने नाम के अनुरूप मोदी है तो मुमकिन है, यह बनाने का जो एक कार्य आज साकार रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश देख रहा है, मैं इसके लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इन महापुरुषों के अनुशासन को ये लोग कब से छोड़ चुके हैं। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। वहीं पश्चिम के मेरठ में पहली बार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक मंच से योगी सरकार को ललकारा और 22 में बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का ऐलान कर दिया। कम से कम प्रधानमंत्री जी को वो याद रखना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को, कि जिस पूर्वांचल समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ है उसका उन्होंने शिलान्यास किया था। और कम से कम ये बताना चाहिए जो जीप से कुचले थे किसान, वो मंत्री और उनके जो समर्थक थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कब होगी और किसानों को न्याय कब मिलेगा। शुभ संकेत है। उत्तर प्रदेश के नौजवान तरक्की चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, विकास चाहते हैं, यहाँ के किसान न्याय चाहते हैं। जिस तरह से हमने किसानों की लड़ाई लड़ी, 2022 का चुनाव किसानों के लिए करो या मरो का चुनाव है। और जिस तरह के लोग आ रहे हैं, जिस तरह की मीटिंग हो रही है, जो उत्साह, ये ऐसी भीड़ नहीं है जो बुलाई गई हो, ये ट्रैक्टर लेके खुद आए। जब भाजपा आई थी प्रदेश में और देश में, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आई थी और यहीं से जो है दूसरा रास्ता खुलेगा। यूपी चुनाव में बीजेपी जहां योगी की विकास मॉडल, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को लेकर जनता के बीच जा रही है, वहीं विपक्ष महंगाई, रोजगार,
किसान आंदोलन पर अपना दावा ठोक रहा है, लेकिन योगी सरकार का दावा है कि विपक्ष के तमाम मुद्दे पुराने हैं और जनता एक बार फिर से डबल इंजन सरकार को विजय पथ पर चलने का मौका देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो सौगातों से पूर्वांचल जहां खिलखिला रहा था, उर्वरक कारखाना, एम्स का उद्घाटन, तमाम ऐसे दावे जो सीएम योगी की तरफ से, पीएम मोदी की तरफ से किए गए, उससे तो ऐसा ही लग रहा था कि बीजेपी एक बार फिर विजय रथ पर चलेगी, विजय रथ पर चलने का मौका जनता देगी। लेकिन अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम की हवा आज कुछ अलग तरह की थी। वहाँ पर भी उतनी ही भीड़ दिख रही थी जितनी कि गोरखपुर में दिख रही थी। और पश्चिम की धरती से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने योगी सरकार को ललकारा। चलिए पूछेंगे क्या है पूरब से पश्चिम का समीकरण, पूरब से पश्चिम का जो गणित है, जो राजनीतिक गणित है, उत्तर प्रदेश में किस तरह से इसे साधने की कोशिश अलग अलग पार्टियां कर रही हैं। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। कंचन द्विवेदी, बीजेपी की प्रवक्ता कंचन द्विवेदी जी, आपका स्वागत है। शौकत अली जी इस वक्त हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, शौकत जी आपका स्वागत है। ओंकार नाथ सिंह जी इस वक्त हैं, कांग्रेस के नेता, ओंकार जी आपका स्वागत है। और डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुनील, सबसे पहले आपके पास ही आता हूं, स्वागत है आपका। भीड़ को देख करके क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि गोरखपुर में कितनी भीड़ थी, तो मेरठ में कितनी भीड़ थी? जो शब्द अखिलेश यादव की तरफ से जो प्रयोग किए गए, इस्तेमाल किए गए रैलियों में, जयंत चौधरी की तरफ से, जो योगी मोदी की तरफ से किए गए, क्या इसके आधार पर ही तय कर लिया जाए कि किसका पलड़ा इस वक्त भारी नजर आ रहा है पूरब और पश्चिम के हिसाब से उत्तर प्रदेश में? गौरीशंकर जी, जब भीड़ की बात हो रही है तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि जो मेरठ में भीड़ थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। जहां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मौजूद थे वहां भी भीड़ थी। लेकिन एक विपक्ष के नाते जहां भीड़ की यदि हम जिक्र करें, समीक्षा करें, तो मेरठ में भी बहुत कम भीड़ नहीं थी। दूसरी बात कि भीड़ कितनी वोटों में तब्दील हो पाती है, ये भी बड़ा मायने रखता है। क्योंकि 2012 की यदि आप रैलियां देखेंगे तो अखिलेश यादव की भीड़ जितनी दिखती थी, और 2017 के हम चुनाव में देखें तो अखिलेश यादव की भीड़ भी बहुत हुआ करती थी रैली में। तो अब भीड़ को वोट में तब्दील करना कितना हो पाएगा ये मुझे लगता है समय बताएगा। बिल्कुल सही। लेकिन निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि जो इस समय परिस्थितियां हैं वो बीजेपी की लड़ाई समाजवादी पार्टी से होती दिख रही है। और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी जिस तरीके से अपना गणित बनाने में फिट हैं कि जो देखो कि जो आज मेरठ में रैली है वो उसमें समाजवादी पार्टी की रैली नहीं थी, वो लोक दल की रैली थी। लेकिन 4 दिन पहले ये निर्णय लेना कि वो हमारे गठबंधन की रैली होगी और अखिलेश यादव का उसमें आना, वहां पर पूरी तरह से मुहर लग चुकी है कि दोनों साथ में आएंगे। मैं एक जो सवाल और पूछना चाह रहा था, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा कि लगभग 264 से 265 सीटों का पूरी तरह से गणित है, जहां पर पूरी जोर आजमाइश होती दिखी। चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश में योगी सीएम की तरफ से जो सौगाती दी गई वो भी उसी जोर आजमाइश के तहत है, या फिर इधर से जो हुंकार भरी गई जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की तरफ से, दोनों जगहों के सीटों को अगर मिला दें तो 264 से 65 सीटों का हिसाब किताब लगता है। पूरा समीकरण देखकर क्या लगता है कि 264 में पिछली बार तो बीजेपी के पास लगभग सारी सीटें थी, कुछ सीटों को छोड़ दिया जाए तो क्या इस बार भी स्थिति वैसी ही रहेगी? क्या लगता है? देखो 2017 की हम समीक्षा करें तो जहां 80 सीटें ऐसी थीं, लगभग 80 या 84 सीटें जहां बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर थी। और लगभग 125 से मतलब 125 से 140 के आसपास सीटें ऐसी थीं जहां समाजवादी पार्टी नंबर 2 पर थी। और 49 या 45 या 49 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस भी 2 नंबर पर थी। तो अब जो लड़ाई है ना, जो गठबंधन के बंटवारे की जो बातें हो रही हैं, वो जहां द्वितीय नंबर पर, दूसरे नंबर पर जो पार्टी रही है वो उसको छोड़ना नहीं चाहती। तो जो गठबंधन में जो दिक्कतें आ रही हैं वो मुझे लगता है वही है। समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं से बात हुई, कांग्रेस के और बसपा के नेताओं से जो बात हो रही है, वो चाहते हैं, दावेदारी कर रहे हैं कि जहां 2017 में हम दूसरे नंबर पर रहे। यही डॉक्टर सुनील की 264 सीटों की जोर आजमाइश में जो आगे जो पार्टी निकल जाएगी या फिर जो गठबंधन आगे निकल जाएगा वही सत्ता को हासिल करेगा। मुझे लगता है यहीं पर फैसला भी हो जाएगा। चलिए अगले मेहमान इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता कंचन द्विवेदी जी जुड़ी हुई हैं। कंचन,
पूर्वांचल तो आज खिलखिला उठा है ना। पीएम मोदी की सौगातों से सीएम योगी तो बराबर वहाँ पर जाते रहे हैं। गोरखपुर से एक बड़ा वास्ता है उनका, लेकिन उसी वक्त अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच का जो गठबंधन था वो मुझे लग रहा है थोड़ी तकलीफ भी आप लोग को उस वजह से हो रही होगी आप लोग को। कंचन जी, की कोई बात नहीं, वो जयंत जी से जुड़े और 5 दलों से जुड़े और भी अनेक दलों से जुड़े, गठबंधन करें, उससे बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जनता जानती है कि हमें और हमारे कर्तव्यों को कौन पूरा करने वाला है। जनता जानती है कि इतना कोरोना काल होने के बाद भी विकास किसने किया है। पूर्वांचल पूरा जान रहा है कि हमारा विकास किस प्रकार से हुआ है और हमारे आदरणीय योगी जी, मोदी जी किस प्रकार से हमारा विकास कर रहे हैं। अगर कोरोना काल निकाल दिया जाए, मैं कहूंगी, तो फिर विकास की स्थिति इस प्रकार से होती कि देखना भी सब लोगों को एक बार आश्चर्यजनक हो सकता था। जिस प्रकार से आज कोरोना स्थिति 2-2.5 साल की निकालने के बाद देखें, फिर भी हमारे क्षेत्र में बहुत विकास है, हमारे यूपी में बहुत विकास है। अगर मैं इसको तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखूं तो अगर कोई भी सरकार हमारी सरकार के अलावा होती तो ये स्थितियां बिल्कुल भी देश की नहीं होती। हर एक देश इससे फैला हुआ है और फिर भी उन सारी स्थितियों के बाद भी हमारे देश में इस कारण से, जो कि हमारी सरकार है, सब चीजों को बचाते हुए नहीं तो प्रकार से विकास हुआ है। ये तो आपके दावे हुए ना कंचन जी। कंचन जी, आपके दावे हुए ना, लेकिन बीजेपी का अब विपक्षी पार्टियां कहाँ मानने के लिए तैयार है कि आप लोग विकास किए। जो तमाम तरह की बातें आप कह रही हैं उस पर तो उन्होंने पूरी तरह अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश कर दिया कि कुछ नहीं, सब जीरो है, सब फेल है, सरकार ही फेल है। अब कुछ भी सौगातें दे, चुनाव का वक्त है तो सौगात पर सौगात दी जा रही है। बात यह है ना कि विपक्ष मानता है या नहीं, क्योंकि वो तो कभी नहीं मानने वाला है। बात सिर्फ यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि जनता मानती है कि नहीं। तो जनता को जब एम्स मिलेगा, इलाज का साधन मिलेगा, तो जनता मानेगी ना। तो पता कैसे चलेगा? बाद में कोई परेशानी नहीं कंचन, होगी, पता तो कैसे जनता चलेगा? मानेगी ना, किसान मानेगी। अगर हर चीज जनता पर लाकर खड़ा करें, मैं तो भीड़ देख करके पता लगाऊंगा ना। तो गोरखपुर में भी उतनी ही भीड़ थी जितनी मेरठ में भीड़ थी, तो पता कैसे चलेगा? कहाँ मैं कैसे डिसाइड करूं? जहां पर भी कुछ होगा वहां उत्सव होगा, और उत्साह से कभी कभी लोग भीड़ में ये भी देखने चले जाते हैं कि इनके यहाँ पर हो क्या रहा है, इनके यहाँ पे स्थितियां क्या है, वो भापने के लिए भी भीड़ जाती है। चलिए ठीक है, कम है भीड़। ठीक है कंचन, जो भी है, एक बात तो देखिए बहुत अच्छी बात है डॉक्टर सुनील कि पूर्वांचल में जो ऐलान किया गया उससे जनता को तो बड़ा फायदा है। उर्वरक फैक्ट्री खुल गई, 20-25 हज़ार लोगों को रोजगार भी मिला वहाँ पर, अभी और मिलेगा। एम्स खुल गया, और भी कई सारी चीज़ें जो ऐलान किए गए, लगभग 10,000 करोड़ का ऐलान था, है ना। इसके तहत तो वहाँ की जनता को फायदा है, और मुझे लग रहा है किसी भी राजनीतिक पार्टी को उससे किसी तरह की कोई तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। भले एक अलग बात है टाइमिंग पर सवाल उठाया जा रहा है, जो कि शौकत अली जी उठाएंगे। शौकत जी, टाइमिंग पर सवाल उठाते हैं, है ना, पूरा विपक्ष टाइमिंग पर सवाल की। देखिए, चुनाव से ठीक पहले सौगातें दी जा रही हैं, आप लोग विपक्ष में हैं, सत्ता का संघर्ष है, उसमें भी ठीक ठाक आप लोग के कदम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी हर मोर्चे पर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा 2 कदम आगे बढ़कर चल रही है, आपके नाले पर दहला खेल रही है। लेकिन अखिलेश यादव, एक बात तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जो है जवाब देने में नाला पर दहला जरूर चल रहे हैं। देखिए गौरी शंकर जी, अगर ये हम पे आरोप लगाया जाए कि हम टाइमिंग की बात करते हैं, तो ये हम नहीं करते हैं, देश के प्रधानमंत्री स्वयं कर रहे हैं। हाँ, शायद आपने उनके पूरे वक्तव्य को सुना नहीं पूरी बात कह लीजिए। 15 करोड़ उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ जनता को राशन देने का काम कर रहे हैं, आगे भी मार्च तक देते रहेंगे। तो हम कहाँ टाइमिंग की बात कर रहे हैं? वो खुद कह रहे हैं मार्च तक देंगे, चुनाव बाद नहीं देंगे। ये हमारी चुनावी योजना है, चुनाव आया इसलिए इस तरह की हम घोषणाएं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री खुद ही कह रहे हैं। वो एक नया जुमला फिर देके जा रहे हैं उत्तर प्रदेश। याद दिलाऊंगा अभी, बोलिए आप लोग भी चुनाव से पहले कितनी सौगातें दिए हैं ना, लोकार्पण शिलान्यास सब याद दिलाऊंगा आपको। अगर उनकी बातों को याद कर लिया जाए, मैं नहीं कहूंगा गौरी शंकर जी, तो झूठ की भी प्रकाष्ठा पार होगी। आज झूठ भी नजरें झुकाकर खड़ा हो जाएगा, झूठ की भी सीमाएं खत्म हो जाएंगी अगर उनसे पूछा जाए बहुत साधारण शब्दों में। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, सभी दुनिया भर के लोग उनको जानते हैं। उनसे पूछिए, आपने कहा था 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, तो 10 करोड़ हो गया ना। हम ज्यादा तो नहीं मांग रहे, मुझे बताइए देश भर में 10 करोड़ कहाँ रोजगार? नहीं, ज्यादा नहीं मांगेंगे। एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी थी शौकत अली जी, आप लोग की रैली हो रही थी मेरठ में, डबल इंजन, ऐसा लगता है कि डबल इंजन तो बीजेपी वाले बोलते हैं,
आप लोग भी डबल इंजन करने लगे, तो मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि डबल इंजन सरकार देने के दावे क्यों किए जा रहे हैं आप लोगों की रैलियों से, ये कैसे संभव हो पाएगा सर? देखिए, जिस प्रदेश से और जिस प्रदेश से ही देश के प्रधानमंत्री चुनकर गए, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने सोचा कि हमें ज्यादा बल मिलेगा, डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश ज्यादा विकसित होगा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश, पूरा समूचा उत्तर प्रदेश अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता, नौजवान अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। कभी कभी तो मैं प्रधानमंत्री जी के भाषण सुनता हूँ, याद करता हूँ, तो बड़ी हंसी आती है। ये उत्तर प्रदेश के देश से हमारे उत्तर प्रदेश से चुनकर गए देश के प्रधानमंत्री बने, कहते थे जब कभी पुल गिरता है तो उनका भ्रष्टाचार गिरता है, पुल नहीं गिरता। दुर्भाग्य देखिए, बनारस में ही गिर गया। तो पूछा जरूर जाना चाहिए उनसे, ये भ्रष्टाचार आपका था कि कैसे गिर गया। फिर उनसे पूछा जाना चाहिए रोजगार को लेके, फिर उनसे पूछा जाना चाहिए महंगाई को लेके। हम इसलिए इस बात को दोहराते हैं क्योंकि झूठ की हदें सीमा खत्म हो गई। झूठ बार बार कहा जाता था कि हम आएंगे तो महंगाई पे रोकथाम लगेगी। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान, शौकत जी, अभी थोड़ी देर पहले कंचन कह रही थी कि जनता सब कुछ तय करेगी कि जनता को करना क्या है, और हम पत्रकारों के पास जो है बड़ा असमंजस की स्थिति एक पैदा हो गई है कि हम कैसे समझें कि जनता किसके साथ है। मेरठ में उतनी ही भीड़ दिख रही है, गोरखपुर में उतनी भीड़ दिख रही है, प्रियंका गांधी जहां जाती है वहां पर भी उतनी भीड़ दिख रही है। आता हूं थोड़ी देर के बाद सर, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मैं एड थोड़ा सा कम करा दिया आप लोगों को देखते हुए। ओंकार जी की शिकायत भी थी। ओंकार जी, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। ओंकार जी, देखिए, दावे अपनी अपनी जगह पे है। बीजेपी दावा करेगी कि ठीक है, फिर से मेरी सरकार बन रही है। सत्ता संघर्ष में हर पार्टियां दावा करती है, करनी भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र ऐसे स्वस्थ नहीं रह पाएगा। सेहतमंद होने के लिए लोकतंत्र को ये सब चीजें जरूरी हैं। प्रियंका गांधी भी जहां जाती हैं, रैलियां कर रही हैं, भारी भीड़ में देखता हूं प्रियंका गांधी को सुनने के लिए भी। अब सर, मैं कैसे समझूं? अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये इसी भीड़ में बीजेपी की ताकत है, समाजवादी पार्टी वाले बोल रहे हैं इसी भीड़ में हमारी ताकत है। अब आप लोग किस आधार पर कहेंगे जो भीड़ दिख रही है हमारी ताकत है? क्योंकि सीटों की गुना भाग में कहीं दिख नहीं रहे हैं आप लोग सर। देखिए गौरीशंकर जी, एक बात बताएं आपको, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, आप जनता को बड़ा हल्का ले रहे हैं। ये जनता इस समय पूरी अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन कर रही है। वो सारे नेताओं के पास जा रही है। इस समय प्रदेश में 4 युवा नेता हैं, मुख्यमंत्री जी, अखिलेश जी, बड़ा सोच के बोले, मुझे लगा कि नाम ही लोगे आप, और जयेंद्र जी। नहीं, मतलब जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ। नहीं, विपक्ष का विरोध तो कहीं भी हो सकता है ना, हो सकता है कि जयंत चौधरी जी और हमारी नेता प्रियंका गांधी जी। ठीक बोला। राहुल गांधी नहीं है सर? नहीं, इस समय तो प्रियंका गांधी यहाँ बागडोर संभाल रहे हैं। यूपी में सही बोल रहे हैं, यूपी में तो प्रियंका गांधी जी बागडोर संभाल रहे हैं, तो वो मुकाबला कर रही हैं। राहुल जी तो इस समय पर्दे पे नहीं है यहाँ पे। राहुल जी अपना देश की राजनीति कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उन्होंने देखा है, छोड़ा हुआ है। देखते हैं कि कहाँ प्रियंका जी खड़ी होती हैं। तो प्रियंका जी है खड़ी। अब और एक मायावती जी हैं। मायावती जी युवा नहीं है, वो मतलब तो समझिए कि मैच्योर नेता है। तो ये 5 नेता अपनी अपनी जगह पे अपने अपने क्षेत्र में मजबूत हैं। ऐसा नहीं है कोई जाति की राजनीति कर रहा है, कोई धर्म की राजनीति कर रहा है, कोई मुद्दों की राजनीति कर रहा है। तो हम जनता के समक्ष जा रहे हैं, अपनी बातों को कह रहे हैं, ये जनता को फैसला करना है। आपने खुद ही कह दिया कि प्रियंका जी जहाँ जाती है वहां भी बहुत भीड़ होती है, तो हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। इसमें गलत क्या है? क्या डॉक्टर सुनील, मैं तो देख रहा हूँ अच्छी भीड़ रहती है उनकी रैलियों में भी। हाँ, तो इसलिए ये सारी चीजें जहाँ हो रही हैं, अगर इन सब चीजों को हम कायदे से देखें तो जनता अपनी जिम्मेदारी को बहुत तरीके से निभा रही है, और वो फैसला लेगी कि किसकी बात में दम है, किसकी बात में नहीं है। अब जैसे आज सौगात की बात आपने कही, अच्छी बात है, ये तो विकास तो होता ही रहता है, ये सतत प्रक्रिया है। इसमें किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि ये क्या कर दिया, कैसे कर दिया। वैसे मैं 2 शब्द इस पर भी कहूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस ने जितना विकास किया है अभी तो उतना विकास किसी ने भी नहीं किया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कांग्रेस ही सब कुछ हकदार बन गई हर चीज की। सबको अधिकार है कहने का। लेकिन आप इस पर सोचिए कि इतने विकास के बाद जब इन्होंने 2017 में चार्ज लिया था मुख्यमंत्री पद का, तो उस समय 17 लाख लोग बेरोजगार थे। आज 32 लाख लोग बेरोजगार हैं। भारत इस समय गरीबी रेखा में 116 देशों में 106 नंबर पे है, और उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे। समझा?
हाँ, नीति आयोग के हिसाब से तीसरे नंबर पे। कुपोषण में जो नीति आयोग ने किया है, जो एजुकेशन में क्या कहते हैं सर्वे रिपोर्ट आई है, सब में उत्तर प्रदेश की हालत बहुत दयनीय है। तो हमेशा से बेरोजगारी, उत्तर प्रदेश की हालत तो हमेशा से दयनीय रही ना सर। नहीं, अगर ये उसके पहले चाहे कांग्रेस की सरकार हो, समाजवादी पार्टी की सरकार, नहीं, दयनीय तो हमेशा से रही है। बाकी नीति आयोग की रिपोर्ट में कई सारी चीजें जो बताई गई हैं थोड़ा अलग पैरामीटर के आधार पर है। वो कोई पैरामीटर हो, है तो सरकार का, ठीक है, अब सरकार जो बोलेगी उसी को तो मानेंगे। नहीं, मुझे सर, मुझे ओंकार जी से जानना है कि क्या कांग्रेस पार्टी के जो भी प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं, क्या उत्तर प्रदेश उनके लिए एक सेफ जोन बनता जा रहा है कि कुछ भी कहते रहो, सरकार के खिलाफ बातें करते रहो? ऐसा तो नहीं कि सर आप लोग भी आश्वस्त हैं कि कांग्रेस का कुछ होना जाना तो है नहीं, तो कुछ लच्छेदार भाषाओं का प्रयोग करो, राजनीति चमकती रहे, लोग पहचानते रहें कि चलो कांग्रेस का वजूद तो है बचा हुआ, ऐसा है क्या सर? हम सोचते हैं गौरी शंकर जी, हम सोचते हैं कि फिर हम लोग को बुलाइए, बस इलेक्शन बाद मिलते हैं। नहीं सिंह साहब, आप तो वरिष्ठ नेता हैं। नहीं सिंह साहब सर बुलाएंगे तो पक्का सर, आप नहीं बुलाना चाहोगे तब भी बुलाएंगे आप। इलेक्शन बाद मिलते हैं और उसके बाद फिर देख लेते हैं क्या सही है क्या गलत है। अरे सिंह साहब, आप तो बड़ा कांग्रेस, हमारा फर्स्ट इनिंग खराब रहा है। हमारे 7 आदमी जीते थे, जिसमें 2 चले गए, 5 ही रह गए हैं, तो हमारी बात को आप सुनेंगे नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि इसके बाद अब बुलाना बंद कीजिए कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, नहीं, और इलेक्शन बाद हम आप मिलते हैं। वो तो आप नहीं भी चाहेंगे तभी बुलाएंगे ओंकार जी, ये रणनीति अपनाई। वो आप तो नहीं चाहेंगे तभी बुलाएंगे, क्योंकि आपकी बातों से पूरी बातें होंगी ना। हम आपके यहाँ नहीं भी आएंगे तो भी जनता से कहेंगे इस सरकार। अरे चलिए सर, गौरीशंकर जी एक बात पूछ लीजिए। चलिए एक गंभीर बात पूछना चाहता हूँ, 3, 4 करीब 14 पेपर ऐसे हुए हैं 2017 से लेके आज तक, समझिए आप। चाहे वो सब इंस्पेक्टर का रहा हो, चाहे यूपी पीसीएल का रहा हो, चाहे यूपी पुलिस का रहा हो, चाहे सब ऑर्डिनेंस सर्विस बोर्ड का रहा हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का रहा हो, चाहे नलकूप का रहा हो, चाहे 41,520 सिपाही भर्ती पर रहा हो, चाहे 69,000 टीचर की भर्ती पे रहा हो, चाहे बीएड परीक्षा पे रहा हो, चाहे पैच पे रहा हो, चाहे चच पे रहा हो, चाहे नीट पे रहा हो, चाहे एसएससी पे रहा हो, चाहे यूपी चच पे रहा हो, सारे पेपर लीक हो गए। लड़के नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, उनको कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है। मैं सवाल लेके जाऊंगा कंचन के पास, मैं सवाल लेके जाऊंगा थोड़ी देर के बाद, लेकिन उससे पहले आते हैं सर, अब आते हैं, पूछेंगे क्या ऐसी सरकार को दोबारा चुनेंगे? आते हैं सर, थोड़ी देर के बाद आपके पास आते हैं। डॉक्टर सुनील एक बात बताएं, ठीक है सभी पार्टियों का स्टैंड है, रखना भी चाहिए। मैं एक बात जानना चाहता हूं, क्या वाकई में 4.5 साल में जो दावे बीजेपी की सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, आंकड़ों के आधार पर दावे किए जाते हैं, फिर तमाम जो विपक्षी पार्टियां उनके पास एक अलग तरह के आंकड़े हैं, हम लोग किस आंकड़े को सही माने, किस आधार पर हम लोग बातचीत करें? देखो, हर सरकार अपने आंकड़े देती है। समाजवादी पार्टी ने भी अपने आंकड़े दिए और मुझे लगता है कि उसी आधार पे बात भी कर रही है आज। बिल्कुल, मुझे लगता है कांग्रेस के नेता यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी की और राज्यों में सरकार नहीं है। सिंह साहब ये कहते हैं कि साहब राजस्थान में हमने इतना किया, उत्तर प्रदेश में इतना नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में हमने इतना किया, नौकरी दी साहब, उत्तर प्रदेश ने नहीं दी। कुछ तुलनात्मक अध्ययन करें, पंजाब में हमने ये दिया, उत्तर प्रदेश ने ये नहीं दिया। यदि इस तरीके की बातें चुनाव की रैलियों में, प्रेस के सामने, जनता के सामने यदि होगी, डॉक्टर एक मिनट, तो मुझे लगेगा कि अभी डिबेट ओपन करेंगे, आप जनता के, अभी डिबेट ओपन करेंगे, रुकिए ना। अब छोड़िए ना सिंह, राजस्थान के लोग पढ़े हैं ना, लखनऊ में राजस्थान के लोग पढ़े हैं। जी जी, एक मिनट, हाँ जी जी, बस खाली एक मिनट जानना चाहते हैं, और वो ये है, आप बताइए भारतीय जनता पार्टी ने किस भाषण में कहा कि मध्य प्रदेश में हमने ये किया, अब यहाँ करने जा रहे हैं, गुजरात में हमने ये किया, हम उत्तर प्रदेश से ये करने जा रहे हैं। गुजरात भाजपा हुई नहीं, भाजपा जो करेगी वही आप करेंगे। नहीं, अब सुनिए, जो भाजपा भूल गए क्या? भाजपा जो करेगी वही उसी पर चिन्ह पर चलेंगे आप। आप तो एक कदम आगे चलिए ना। आप ये बताइए, आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, चीजें अलग, आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, आप ये कहिए साहब की ज्योग्राफी अलग होती है, नहीं, हर स्टेट की सारी चीजें अलग होती हैं। हम उत्तर प्रदेश में काम करने आए हैं। चलिए ठीक है सर, जो काम हो रहा है, चलिए ओंकार जी, देखिए ओंकार जी बिल्कुल है, लेकिन जिम्मेदारी ये बनती है कि दूसरे राज्यों की तुलनात्मक अध्ययन की रिपोर्ट यदि आप यहाँ की जनता को बताएंगे तो मुझे लगता है कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन केवल राजनीति की बात होगी, जनता के रास्ते उस पर छोड़ते हैं, हम अपना काम। अच्छा, मुझे एक सवाल बता दीजिए, आप मुझे एक सवाल बता दीजिए, मैं एक सवाल पूछ ले रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आप जाएंगे कि नहीं? नहीं।
नहीं। ये तो अब सुन लीजिए ये ना, तो क्लियर कट है। राज बब्बर साहब को क्यों कमेटी में नहीं रखा चुनाव वाली में? किसने कहा नहीं रखा? कहाँ रखा है? राज बब्बर साहब दो कमेटी में है यूपी की। कौन सी वाली कमेटी में? जो पहले घोषणा हुई 23 लोगों की, 25 लोगों की। सर कैंपेन कमेटी में है राज बब्बर साहब। अभी कैंपेन कमेटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, चुनाव संचालन समिति की बात कर रहा हूं, उसमें राज बब्बर जी नहीं है। राज बब्बर साहब कैंपेन कमेटी में उत्तर प्रदेश में भी है, कैंपेन कमेटी में हिमाचल प्रदेश में भी है। अरे कैंपेन कमेटी अभी कहां से जारी हो गई सर? अभी तो चुनाव की घोषणा हो गई सर। पहली चुनाव समिति की जो मीटिंग हुई, मैं बता दे रहा हूं ना। अरे सुन लीजिए, अरे प्रभु सुन लीजिए, अरे प्रभु सुन लीजिए, आपकी गठबंधन में जाने की गुंजाइश है। परसों दिल्ली में समाजवादी पार्टी और आपके नेताओं के बीच वार्ता हुई है और लगभग समाजवादी पार्टी 35 सीट आपको देने को तैयार है। आपने बहुत ज्यादा सीटें मांगी हैं। हो सकता है कि जल्दी ही ऐसी कोई स्थिति हो कि आप उस गठबंधन में हो। लेकिन पीछे के प्रदेश में मैं कह रहा हूं ना, बड़ा मैं चैनल पे कह रहा हूं और ऐसा नहीं कह रहा कि किसी ने मुझे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी दे दी है। चले ओंकार जी, वहां कोई व्यक्ति मौजूद था जिसने ये सारी चीजें देखी हैं। मैं नाम नहीं करूंगा। चलिए ओंकार जी, अच्छा है कि आप गठबंधन में जाएं, आपका फैसला है, लेकिन गठबंधन की तरफ जाने की तरफ ओंकार जी इसको क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे फिलहाल, क्योंकि नहीं मैं आपको बता रहा हूं। मैं आता हूं सर थोड़ी देर के बाद। सर एक मिनट कंचन के पास आ रहे हैं, कंचन के पास हमारी नेता प्रियंका गांधी जी। अच्छा, मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, इसके बाद कंचन के पास आएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहे, छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। पूरब से पश्चिम तक का पूरा सियासी समीकरण चुनाव से पहले बदलता दिख रहा है। सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। समाजवादी पार्टी आरएलडी के बीच का जो गठबंधन एक मंच पर दिखना चाहिए दोनों नेताओं का, वो दिखने लगा है, लेकिन सीटों का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। इसकी भी जानकारी ज़रूरी है कि हो क्या रहा है। चलिए इस वक्त बीजेपी की प्रवक्ता कंचन हमारे साथ हैं। कंचन, एक बात बताएं, आप पूर्वांचल में बार बार पीएम मोदी आते रहे, सीएम योगी भी बार बार जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि सियासी समीकरण तमाम फ्रंट पर, तमाम मोर्चे पर, चाहे वो विकास के मॉडल को विपक्ष की तरफ से नकारना है ना, जिस तरह से अखिलेश यादव की रैलियों में भीड़ दिख रही है, किसी तरह का कोई प्रेशर है बीजेपी के ऊपर कि जनता के बीच अपनी उपलब्धियों को अच्छे तरीके से कैसे दिखाया जाए? काम किया आप लोगों ने, दावे कर रहे हैं, लेकिन काम को समझने के लिए और मानने के लिए कैसे लोग तैयार हों? जैसा कि होता है ना कि चुनावी आंकड़ों को देख करके या फिर ये हवा होती है कि केवल चुनाव के लिए हो रहा है। तो मैं एक ही उदाहरण आपके सम्मुख रख रही हूँ कि जो खाद कारखाना अभी खुला हुआ है उसको जरा आप देखिए ठीक से, क्या वो आज का है? नहीं, वो 1990 में बंद हुआ और मोदी जी ने उसको 2016 में फिर से कार्यरत किया और अब जाकर के पूर्णतः वो पूरी तरीके से तैयार हुआ है। तो यहाँ पर चुनाव की बात तो कहीं आती ही नहीं है। खाद कारखाने को देखकर तो ये बात तो बिल्कुल ही खारिज हो जाती है ना कि जो भी चीजें हो रही है या जो भी विकास हो रहा है वो केवल और केवल चुनाव की वजह से या वोटिंग की वजह से या चुनावी समीकरण को देख करके हो रहा है। ये आप नहीं कह सकते, ये खारिज हो जा रहा है आपकी बात से। और दूसरी बात, अभी मैंने सुना कि शायद कांग्रेस के प्रवक्ता को बड़ी हंसी आ रही थी कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं। जरा हमें भी बताएं कि मोदी जी ने जो किया, कि सच में आपने संकल्प पत्र देखा है? वो शौकत अली जी बोल रहे थे, शौकत अली जी को हंसी आती है पीएम मोदी की बातों पर, वही बोल रहे थे। तो जरा उनका संकल्प पत्र देखिएगा कि उन्होंने बोला था कि 370 हटाएंगे तो हटाया गया, उन्होंने बोला था राम मंदिर बनाएंगे तो बनाया गया, और उस सब चीजों का प्रभाव ये हुआ कि सभी को मंदिर जाना पड़ रहा है आज, सभी को जनेऊ पहनना पड़ रहा है आज, इसी धार्मिकता की वजह से, इन्हीं चीजों की वजह से। क्योंकि जो हमारा भारत है वो ऐसा वैसा राज्य नहीं है, वो हमारा हिंदू राज्य है, वो हमारा भारतवर्ष है, संस्कृति है हमारे भारत की, कि इन सब चीजों की हमें रक्षा करनी चाहिए। जो कांग्रेस के नेता या कांग्रेस के प्रवक्ता ये जो बोलते रहते हैं ना कि हमने ये किया, क्या किया आपने? अगर आपने किया होता तो अब जाकर के मोदी जी को और योगी जी को बल्ब नहीं बांटने पड़ रहे होते गाँव गाँव जाकर। अगर आपने कुछ किया होता, आपने हाँ केवल इतना ही किया है, ये बात कंचन आप सही उठा रही हैं, ये बात आप सही उठा रही हैं। ये जो दावे जो किए जाते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि हमारे इतना कहाँ विकास हुआ, समाजवादी पार्टी वाले भी दावे करते हैं जो किया हमने किया। अभी जो
योगी सरकार कर रही हो तो सब हम ही लोग किए थे, पूरा क्रेडिट आप लोग ले रहे हैं ना। तो ये सवाल सही कंचन की तरफ से उठाया गया कि अगर काम कुछ किए होते तो बल्ब, है ना, बल्ब बांटने की जरूरत थोड़े पड़ती भाई साहब शौकत अली जी, है ना। अलग अलग गांव में और कस्बे में जाकर के योगी जी को बल्ब बांटने पड़ रहे हैं, तो काम तो कुछ हुआ नहीं। अभी बोल रहे थे ओंकार जी कि कितना काम हुआ कांग्रेस के कार्यकाल में। काम हुआ होता तो योगी, सीएम योगी को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती फील्ड में जाकर के, बताइए। मैं शौकत अली से सवाल पूछ रहा हूं। गौरी शंकर जी, अब फिर हंसी आ रही, फिर कहेंगे कि आप हंसते हैं। तो आप हंसते ही तो हैं और करते क्या है? अब हंस क्यों रहे हैं सर, मुझे नहीं पता। कहीं ऐसा तो पता नहीं चल गया शौकत अली जी को कि मेरठ की भीड़ जो है गोरखपुर से ज्यादा भीड़ थी, ये पता तो नहीं चल गया सर आपको? मैं नहीं ऐसा कह रहा हूँ। या फिर ऐसा तो पता नहीं चल गया शौकत अली जी की अभी तो जयंत चौधरी को मंच पर बैठाए हैं, है ना, सीटों का हिसाब किताब ही नहीं बताना है। गौरी शंकर जी, अभी तो शौकत अली जी को बड़ी हंसी आ रही है, पता क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है इनको हंसी क्योंकि इन्होंने अपने पार्टी के बुजुर्गों से हंसना ही सीखा है। जनता को मूर्ख बनाओ, गरीबी हटाओ, इंदिरा जी से लेकर के गरीबी हट रही है, अभी तक सब कुछ हो गया, पूरा देश ही हटाने का इनका काम चल रहा था, और इसीलिए हंसी आती है इनको क्योंकि इन्होंने देश को ही हटा दिया है। चले ठीक है। अच्छा शौकत जी मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, मुझे बताइए, ये आरएलडी के साथ गठबंधन ठीक है, दिख गए दोनों नेता साथ में, ये सीट, हाँ ये घोषणा, सीट का घोषणा कब करोगे बताओ? ये गफलत में मत रखो, क्योंकि हम लोग को पता चला है, सुन लीजिए, हम लोग को पता चला है कि कहीं और ही बातचीत हो रही है उन लोग की। मैं सुन नहीं पाया गौरी जी आपकी आवाज फिर से। मैं कह रहा हूं कि ये दोनों नेता आ गए मेरठ में एक जगह, अखिलेश जयंत, सीटों के बारे में कितनी सीट देंगे आप आरएलडी को, इसकी घोषणा कब करने वाले हैं? बहुत जल्द होगी, और मुझे लगता है गौरी जी आपको प्रेस नोट भी पहुंच जाए, आपको जानकारी भी हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। देखिए, अभी मैं आज इस बात को लेकर रहा था कि बहन ने पूरी बातें नहीं बताई। उन्होंने कहा था दाऊद को पकड़ के इंडिया ले आएंगे। अरे दाऊद को हम लोग भी ढूंढ रहे, मिल नहीं रहा बहुत दिन से, लाए कि नहीं लाया? एक बात और उन्होंने, अरे आप गुस्सा हो जाते हैं, हाथ जोड़ लेते थे साफ तो लीजिए कंचन जी, अभी तो पहला ही सवाल दोहराया था क्लियर करने लगी, बीच में इंटर करना, मुझे पता है आप क्यों कर रहे हैं, मुझे जानकारी है। उत्तर प्रदेश डिबेट देखते सीख गई है, उत्तर प्रदेश की जनता डिबेट देखते देखते समझ गई है ये जो भाजपा वाले बीच में क्यों बोलने लगते, सामने वाले की बात ना आ पाए, उनको पता है। आप सीखिए जितना सीखना, लेकिन हमें जो कहना है हम कह देंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि स्विस बैंक में बहुत पैसा जमा हो गया है, काला धन हो गया है, उसकी लिस्ट भी जारी कर रहे थे चुनाव के दौरान, वो आया कि नहीं आया अभी तक? वो आ गया होगा, मुझे लग रहा लिस्ट भी आपके पास बनी होगी, जरा बता दीजिए ताकि उत्तर प्रदेश की जनता को पता चल जाए। लेकिन झूठ की आपने प्रकाश का पार कर, अगर आपने कुछ काम किया होता तो बताने की जरूरत। आज उत्तर प्रदेश की जनता बता दीजिए ना कि बल्ब अब हमें क्यों बांटने पड़ रहे हैं? सुनिए ना, अभी पूरी बात हुई नहीं, फिर आप गुस्सा हो गई। अभी पूरी बात नाराज नहीं हो रही हूँ, नाराज होने की हम काम करते हैं और आप केवल नाम करते हैं। जल्दी रखिए सर, जल्दी देखिए, और लोगों से बात भी करनी है। उत्तर प्रदेश का नौजवान जब भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा तो इनके गुजरात मॉडल पे विश्वास कर रहा है। उसे लगता था कि हो सकता है उत्तर प्रदेश में कुछ विकास होगा, लेकिन आज उत्तर प्रदेश का नौजवान अपने आप को सबसे ज्यादा ठगा हुआ महसूस करता। रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, तमाम और चीजों की बात होती है, तब पूछता है इनसे कि हमारे रोजगार को आपने कहाँ लाके खड़ा कर दिया, हमारी शिक्षा को लाके आपने कहाँ लाके खड़ा। तो क्या सर इतना आप लोग क्यों इतना कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं शौकत अली जी? क्या पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि जो मुद्दे आप लोगों की तरफ से उठाए गए हैं, रोजगार का मुद्दा, वैसे देखिए मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि आप लोग जो भी मुद्दे उठाते हो, बीजेपी पहले ही दावे उस पर ठोक के बैठी रहती है कि सब पुराने मुद्दे हो गए, कुछ बचा उचा नहीं है। रोजगार का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, किसान आंदोलन, आपको लगता है सर कि बस यही काफी होगा चुनाव जीतने के लिए? शौकत अली जी, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और बहुत बारीकी से चीजों को समझती है। कुछ चीजें हम लोगों ने भी सीखी हैं, कुछ विसंगतियां हमसे हुई थी, पूर्व में चुनाव हुआ था। चलिए देखते हैं सर, एक जानकारी इनसे लेना चाहता हूं। कौन सी विसंगतियां हुई जरा पूछ लीजिए डॉक्टर। विसंगतियां अभी तक तो नहीं बताया, अभी तक तो बताया ही नहीं। शौकत अली जी क्यों बताएंगे? बता दीजिए, स्वीकार कर लीजिए। मैं तो पूछते पूछते थक गया कि भाई साहब बता तो दो क्या गलती हो गई थी आपसे। गौरी जी, हम लोगों ने अपनी चीजों का प्रचार नहीं किया,
ये लोग झूठ का प्रचार करना जानते हैं, हमें नहीं आता इस तरह का। कहाँ आपने हमें उत्तर प्रदेश की जनता पे प्रचार नहीं झूठ किया, बोलना नहीं आता है, वो हमें खुद उत्तर प्रदेश बताने की का जनता को प्रचार नहीं ठगना किया, नहीं आता। बताने ये का कहकर प्रचार जो आए नहीं थे किया क्या उन लोगों ने आपने। किया नहीं किया। अच्छा डॉक्टर सुनील एक बात बताएं, ये जो मुझे एक बात एक मिनट शौकत अली जी, एक मिनट शौकत अली, जब आएंगे सर आपके पास आएंगे, मुझे एक बात समझाएं डॉक्टर सुनील हमें कि विचार करना चाहिए था। चलिए ठीक है सर, मैं समझ गया, मतलब वही एकमात्र गलती नहीं थी, है ना, वही एकमात्र गलती नहीं थी। शौकत अली जी सफेद झूठ मत बोलिए, भ्रष्टाचार सफेद झूठ मत बोलिए। आपकी सरकार गई कानून व्यवस्था पर, आपकी सरकार गई गुंडागर्दी पर, आपकी सरकार घोटाले और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, ये सभी तो बोलिए ना सर। गौरी जी आप गुंडों की बातें मत किया करिए, इसलिए ना किया करिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग हाँ, थोड़ा क्योंकि थोड़ा यही थोड़ा बात है बहुत कि बोलता है, अच्छी आपकी बात तरफ से मत करिए। अब शौकत अली जी गुंडा नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? शौकत अली जी गुंडा नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? समाजवादी पार्टी के ऊपर से दाग छूट जाएंगे क्या? शौकत अली जी बढ़िया आदमी है, गलत पार्टी में आ हाँ गए नहीं हैं। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं वाकई क्या? बढ़िया आदमी, मुझे भी बहुत अच्छे आदमी लग रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समाजवादी पार्टी के दामन से गुंडा वाला जो दाग लगा ना छूट जाएगा, वो नहीं छूटेगा सर। आप लोग धोते रहिए, नहीं छूटेगा। कानून व्यवस्था पर सरकार गई है, एक्सेप्ट कीजिए। मैं आता हूं सर, मैं आता हूं सर, लेकिन जल्दी से आपको करना पड़ेगा, 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि हम एक सवाल पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर सुनील से। लगाता तो उनसे ये पूछना चाहिए कि गुंडों से जेल मिलने आज कौन जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग जा रहे हैं, चाहे उन्नाव की बात हो, हाथरस की बात हो, बलिया की बात हो, गुंडों से मिलने जेल कौन जा रहा है भाई? आपके गठबंधन के अधिकारी जा रहे हैं, राजभर जी गए हैं अभी तो। सर फंस जाओगे आप, गुंडों से मिलने के लिए कौन जा रहा है? फंस जाओगे, बस यहीं रुक जाइए शौकत अली जी, यहीं रुक जाइए, फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर बहुत सारे नाम, बहुत समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के नाम आ जाएंगे। डॉक्टर सुनील एक बात बताएं, ये पूरा जो मामला है, देखिए ठीक है समाजवादी पार्टी ठीक है, चुनाव है तो अपना स्टैंड रखेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात मुझे बताएं, ये पूरा सीटों का जो समीकरण है, पार्टियां समझ रही है इस बात को कि मुझे कहां पर क्या करना है, ये पूरा थोड़ा सा मुझे बताएं बहुत कम समय में, 2-2.5 मिनट में, कि पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश किस तरह से किसी भी पार्टी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? देखो, जब गठबंधन चुनाव के समय पर होता है तो पिछले चुनाव की समीक्षा तो होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब पिछले चुनाव में जो नंबर 1 नंबर 2 की जो लड़ाई होती है, वो पार्टी चाहती है कि हमसे कहीं ना कहीं कमी रह गई है, इसलिए हम 5,000 4,000 2,000 वोटों से हार गए, इस बार हम बढ़त बना लेंगे। तो जो गठबंधन की जो स्थिति इस समय दिख रही है अखिलेश जी के साथ या भाजपा के साथ जो गठबंधन होने थे जिन पार्टियों के साथ, वो यही दिक्कत आ रही है। अब पश्चिम में बात करें कि पहले घोषणा हुई थी कि मुलायम सिंह यादव जी के जन्मदिन पर कहीं ना कहीं घोषणा हो जाएगी, वो नहीं हुई। 10 दिन पहले एक रैली मेरठ में और हुई थी, उसमें जैन जी ने जाने से मना कर दिया और जैन जी वहाँ नहीं पहुँचे थे, अखिलेश यादव जी ने उसको संबोधित किया। आज की भी जो रैली थी वो रालौद की द्वारा घोषित रैली थी, लेकिन 3 दिन पहले निर्णय हुआ कि उसको अखिलेश यादव जी भी संबोधित करेंगे और दोनों पार्टी के नेताओं से बैठकर जो बातचीत हुई वहाँ अखिलेश यादव जी भी वहाँ पहुँचे। और दूसरी बात जो निकल के आ रही है, वो शौकत अली जी भी स्वीकार इस बात को करेंगे कि जो गठबंधन में समाजवादी पार्टी जो सीट दे रही है, ये बिल्कुल सच्चा अखिलेश जी ने कह दिया है कि चुनाव चिन्ह रालौद का होगा और प्रत्याशी हमारे होंगे। और पहले भी पश्चिम में कई सीटों पर ऐसा हो चुका है कि जहां किसी पार्टी के प्रत्याशी होते हैं और चुनाव चिन्ह किसी और का होता है, जिस पर जैन जी मानने के लिए तैयार नहीं है। मतलब मैं इतना समझूं क्या कि फिलहाल कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि अखिलेश यादव जयंत चौधरी के साथ है या फिर कांग्रेस अभी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है तो नहीं आएगी, ये कहना जल्दबाजी है ना? बिल्कुल जल्दबाजी। और राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। ओंकार जी एक बात बताएं, अगर वाकई में सारे मुद्दे एक जैसे हैं तो फिर इस तरह से अलग थलग चीजों को रखने की क्या जरूरत, छुपाने की क्या जरूरत है? ओंकार जी, अगर प्रियंका गांधी की इच्छा है, राहुल गांधी की इच्छा है कि अखिलेश यादव से उनका गठबंधन ठीक ठाक हो, कुछ सीटें हो सकता है ज़्यादा मांग रहे हो, कुछ कम मांग लीजिए। अगर आप अकेले लड़ोगे तो उसकी क्षमता देख लीजिए, साथ में लड़ेंगे उसकी क्षमता देख लीजिए, उसके हिसाब से तय कर लीजिए, क्या दिक्कत है? ऐसे अगर उनकी इच्छा होती तो मैं जरूर कहता इस बात को। हाँ। आप एक बात बताइए, 4 बार हमारी नेता कह चुकी है कि हम गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। हाँ। हम अपनी पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए अभी गठबंधन नहीं करेंगे, गठबंधन से हमको बहुत बुरा तजुर्बा हुआ है। हाँ। तो इसके क्या मायने हैं? अगर आप कोई समझ रहे हो, कोई आपसे अलग से बात हो रही हो, तो भाई मैं नहीं जानता उसको, आप हो सकता है उनसे बात कर लें और कोई बात हो जाए। सर अच्छा, बातें कंचन कह रही थी, कई जगहों से बातें आती हैं सर, इसलिए पूछ रहा हूँ, कुछ हम लोग को भी हिंट कहीं से मिलता है।
मैंने बताया ना आपसे। अच्छा, और हम कभी हमारी बहन कभी कंचन कभी जी वो बोल रही थी कभी अभी। कभी ओंकार नाथ जी जैसे नेताजी भी कह देते हैं कि कौशिक साहब मैं ऑफलाइन बता रहा हूँ, ऑनलाइन नहीं बता सकता हूँ। ये सब चर्चाएं हुई हैं, तो तो भाई, ऑफलाइन ये और तो ऑनलाइन आपको दोनों में ऑफलाइन अंतर की होता है। बात करनी चाहिए ना, ऑनलाइन आप क्यों बात कर रहे हैं? चलिए सर, अपनी बात पूरी जिसमें कीजिए। कोई लेकिन वो उसकी बात करने से अरे सर, मतलब वो नहीं है। ऑफलाइन वाले सूत्र ही तो हमारे होते हैं आप जैसे। चलिए ओंकार जी, अपनी सर बात जी, पूरी रखिए, समय खत्म हो रहा है सर, कंचन पूरी बहन बात हमारी रखिए। कह हाँ, रही थी हाँ, कि आपने कोई काम काउंटर किया कर होता सकता है तो कोई भी। हमारे मुख्यमंत्री को बल्ब न बांटने होते। हाँ। अरे भाई, अगर हमने बिजली न लगाई होती तो आपके मुख्यमंत्री बल्ब कहाँ से बांट रहे होते? बिजली भी आप पूरी बताइए। तरीके से नहीं बांटता है सर। समझा? वो भी और 15 आधे गाँव अगस्त में बिजली नहीं गई थी, कैसी बात जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा लोगों को था। बांटना पड़ा है। जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। सुन लीजिए, तो 15 अरे अगस्त को मुझे लाल उनकी बात किले का से खंडन तो करना पड़ेगा ना, जिस क्योंकि हम झूठ समय, बोल अरे रहे हैं। आप बाद में कर लीजिएगा भाई, हमें बोल लेने आप फिर झूठ कर बोल रहे लीजिएगा। हैं। अब समय नहीं है, तो आप चुप हो जाते हैं, आप अब बोलिए, समय नहीं है, चुप हो इसलिए मौका नहीं मिलेगा। काउंटर करने की मैंने छूट दे रखी है, कोई भी कर सकता है। तो कर लेते फिर हम चुप हो जाते हैं, क्योंकि हम चिल्ला नहीं सकते ना। नहीं नहीं, अपनी हमें बात बोलिए। चलिए चलिए, बात रखिए सर। क्या दिक्कत है सर? कांग्रेस वाले आजकल इतने नाराज क्यों होते हैं? नहीं, नाराज क्या हो रहा हूँ मैं? बिल्कुल नाराज नहीं हो रहा हूँ। मैं तो वही कह रहा हूँ, अगर मान लीजिए हमारी बात नहीं सुननी है, काउंटर करना है तो आप काउंटर कर लो, हम चुप हो जाते हैं। ये सर, इसलिए कि अब बुरा मत झगड़ा मानिए करने सर, की ऐसा लग आदत रहा है नहीं। कई स्टाइल में आप लोग काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। थोड़ा सा नहीं, कुछ नहीं। बोला अब है मेरी ना? बात सुन लीजिए जो मैं कह रहा हूँ। घोर प्रधानमंत्री ने खुद 15 अगस्त को लाल किले से भाषण दिया था और उसमें कहा था, जब पहली बार वो प्रधानमंत्री बने थे और पहला भाषण था, उसमें उन्होंने कहा था कि बड़े शर्म की बात है कि आज 15,000 गांव में बिजली जो है वो अभी तक नहीं पहुंची है। 6 लाख में से 15,000 गांव में बिजली नहीं पहुंची, बड़े शर्म की बात है। और 5,85,000 गांव में बिजली पहुंच गई थी, उसके लिए कोई बात नहीं कही उन्होंने। ये जितने भी कार्यक्रम होते हैं ये सतत प्रक्रिया होती है। और आपको मालूम है 37 करोड़ की आबादी का देश 130 करोड़ का हो गया, तो उससे समय तो लगेगा। आप एक चीज सोचिए, जब 33 करोड़ हमारे देश की आबादी थी, तब हमारे देश की जो एजुकेशन थी वो 14% थी और गांव में कुल 4% थी। आज हम 74% पहुंचे हैं और इस समय हमारे देश की जो आबादी है 140 करोड़ के करीब है। अगर हम 37 करोड़ पे स्टिक रहते तो शायद 100% हमारी एजुकेशन हो गई होती। तो ये सारी चीजें मतलब आप ये कह रहे हैं ओंकार जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार 4.5 साल में 4.5 साल का जो कार्यकाल रहा योगी सरकार का, बस दावों वाली सरकार रही। एकदम कंचन दावों वाली सरकार विपक्ष ने घोषित कर दिया। मैं जनता पर नहीं जानना चाहता हूँ, जनता देखिए कंफ्यूज करती है ना, हम लोग पत्रकारों को भी कर देती है और सियासी पार्टियों को भी करती है। मुझे थोड़ा अब सर अब आते हैं कंचन के बाद। अब मुझे थोड़ा सा ये बताएं, पूर्वांचल को इतनी बड़ी सौगातें, पश्चिम उत्तर प्रदेश को इतनी बड़ी सौगातें, बुंदेलखंड को इतनी बड़ी सौगातें, विकास की खूब बातें हो रही है, योगी मॉडल की विकास की खूब बात हो रही है ना, तमाम जो कोरोना प्रबंधन है खूब उसको बेहतर काम किया गया। इसके बावजूद बीजेपी को क्यों ऐसा लगने लगा है कि विपक्ष उत्तर प्रदेश में विपक्ष तेजी से मजबूत होगा तो मुझे नुकसान होगा? 350 के लक्ष्य पहले आप लोग बोलते थे, अब कई नेता 300 पार बोल रहे हैं, फिर धीरे धीरे हो सकता है 250 पार बोलेंगे। ये धीरे धीरे डिक्रीजिंग पोजीशन में क्यों जा रहे हैं आप लोग? डिक्लाइन पोजीशन में स्टेटमेंट क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम लोग कभी भी बहुत उत्साह के साथ में, बहुत घमंड में नहीं आते हैं, इसलिए केवल और केवल भगवान पे भरोसा रखते हैं और जो भी हमारी जनता है विकास पर जो हमने कार्य किया हम उस पर भरोसा रखते हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं या फिर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऐसा कोई दावा हम लोगों ने किया ही नहीं और हम लोग ऐसा कभी कुछ बोलते नहीं। तो हम तो बस अपना काम कर रहे हैं, ना हम डर रहे हैं, ना हमें किसी से डरने की जरूरत है, ना डराने की जरूरत है, क्योंकि हम लोगों ने विकास किया है। यूपी में आवास की जरूरत थी, यूपी में विकास की जरूरत थी, यूपी में रोगों के विनाश की जरूरत थी, यूपी में महिलाओं के भविष्य के जिस प्रकार से विकास हुआ है उसकी आवश्यकता थी और हमारी सरकार ने ये सब किया है। तो हमें मालूम है कि हमने विकास किया है और हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये डरने वाले लोग तो जो झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चवेना, ये वाले लोग हैं। ये डरे और दावे करें। किसको कह रहे हैं कंचन जी? डरने वाले लोग हैं कौन, जरा बता तो दीजिए। ये वही लोग हैं
जिनको डर करके हमारी संस्कृति से जो हम कर रहे हैं उनको वही काम करना पड़ता है। तो हमें ये बात सुन करके सोच करके बड़ी हंसी आती है और वो खुशी भी होती है। चलो ये जो हंसने वाले लोग हैं ना, कम से कम हम जो कर रहे हैं उसको उनको करना तो पड़ रहा है। तो कंचन एक सवाल का जवाब आप और दीजिए, एक सवाल का जवाब आप और दीजिए कंचन। सुन लीजिए, बड़ी प्यारी बात याद आ रही है। रामचरितमानस में एक चौपाई है गौरी शंकर जी, सट सुधरई सत्संगत पाई, पारस परस कुढ़ात सुहाई। तो आज जो माहौल हम अपने देश का देख रहे हैं ना, ये देख के बड़ी खुशी होती है। चलो हमारे योगी जी और मोदी जी ने इतना तो कर दिया कि लोगों को संस्कारों से जोड़ दिया। तो कंचन एक बात बताएं, कंचन ठीक है, बड़ी अच्छी बात है आपने की। एक सवाल का जवाब आप और दीजिए। जब इतना विकास मॉडल पर भरोसा है आप लोगों को, है ना, कह रहे हैं ना कि बहुत सारे काम किए, विपक्ष को दिख नहीं रहा, जनता सब जवाब देगी। वाकई में जनता ही देगी, हम आप तो बस कयास लगा रहे हैं, कई तरह के समीकरण बनाने बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, इसके बाद अचानक केशव प्रसाद मौर्य क्यों मथुरा का नाम लेने लगते हैं? मथुरा से क्या मिल जाएगा? गौरी शंकर जी, ये अचानक कहाँ हुआ? हम तो राम मंदिर से लेकर काशी मंदिर से लेकर नहीं था, ये पुरानी बात है। लेकिन इस पर जो है ढेर सारे स्टेटमेंट क्यों आने लगे? घोषणा करेंगे क्या कंचन जी कि इस बार के घोषणा पत्र में नहीं, इस बार के घोषणा पत्र में क्या मथुरा होगा क्या? सही सवाल है। नहीं, इस बार के घोषणा पत्र में मथुरा होगा क्या? जो भी हमारे देश में जो हमारे ऐतिहासिक लोग रहे जिन्होंने हमारी संस्कृति को छिन्न भिन्न कर दिया, उसे संभालने के लिए ये तो हमारी विपक्ष की पार्टियों को पहले ही देखने देना चाहिए। क्योंकि तो क्या मैं समझूं कंचन, एक मिनट, तो कंचन मैं क्या मैं ये समझूं कि विकास का मॉडल तो है ही, उसके आगे जो है कुछ और दूसरे तरह का मॉडल भी बीजेपी पेश करने वाली है, और अभी तो बानगी है मथुरा, अभी हो सकता है धीरे धीरे बहुत सारी चीजें निकलनी शुरू होंगी। ऐसा है क्या? मैं मानूं एक पत्रकार होने के नाते, या फिर विकास का मॉडल आगे है, बाकी सारी चीजें पीछे होंगी? विकास का मॉडल, विकास, जनता का भविष्य पहले आगे है। बाकी हमारा जो संस्कृति और भारतवर्ष है उसका भी जो क्षति हुई है लोगों के कारण, हमारे ऐतिहासिक औरंगजेब जैसे, बाबर जैसे लोगों के कारण, उन्हें संभालने की भी जिम्मेदारी भी तो हमारी है ना। तो चलिए ठीक है, लोगों ने नहीं किया, हम हैं तो हमें चलिए ओके कंचन, तो ऐसे तो ढेर सारे मौके आपको मिलते रहेंगे। अभी तो कांग्रेस वाले देखिए इतना अच्छा मौका दे दिए, बाबर, औरंगजेब, हिंदुत्व पर निशाना, जिन्ना प्रेम भरा हुआ है। आप लोग के पास मौके ही मौके हैं। ओंकार जी के पास भी मौका है, प्रियंका गांधी हैं इस बार, शौकत अली जी के पास भी मौका है क्योंकि अखिलेश यादव हैं, जयंत चौधरी हैं, कई लोगों के और नाम भी नए नए सुनने में आ ही रहा है। सुनते हैं चंद्रशेखर, मैं बोलूँगा नहीं अभी है ना, ओंकार जी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कुछ तो कुछ पता चल रहा है, पता नहीं सीटों पर मामला अटका हुआ है। अब इतना बड़ा गठबंधन सर, और बीजेपी अकेले, यही तो मस्त मतलब दिलचस्प लड़ाई होगी उत्तर प्रदेश की। आप सभी यहां पर आए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।